राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सभी को राम राम दोस्तों। आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। और हमारे इतिहास का जो संघर्ष बैच है उसमें भी आपका स्वागत है दोस्तों। हम महाराणा प्रताप को पढ़ रहे थे और महाराणा प्रताप के अंदर हमने दोस्तों क्या है जितने भी युद्ध अभियान थे वो सारे देख चुके थे। और दोस्तों अब हमें महाराणा प्रताप के जो काल के अंदर जो लिखित ग्रंथ है, उनके शासन काल के अंदर जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो देखने हैं दोस्तों। और उन पर महाराणा प्रताप पर जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं उनके बारे में देखना है। फिर महाराणा प्रताप का जो निधन हुआ है वो तिथि देखते हुए हमें क्या है अगले शासक की ओर बढ़ना है। आज की क्लास में अगला जो शासक है दोस्तों हमारा वो अमर सिंह रहेगा। तो उनके बारे में आज हम क्या है बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो पहले तो आज हम ये जानते हैं कि जो प्रताप है हमारे महाराणा प्रताप, इनके शासन काल के अंदर कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए। तो इनके शासन काल में दोस्तों क्या है लिखित ग्रंथ देखने हैं हमें। कौन से ग्रंथ दोस्तों? लिखित ग्रंथ देखने हैं। तो इनके शासन काल में दोस्तों इनका दरबारी विद्वान था। कौन था दोस्तों? प्रताप का दरबारी विद्वान था और उस दरबारी विद्वान का नाम था चक्रपाणि मिश्र दोस्तों। क्या नाम है? चक्रपाणि मिश्र दोस्तों। इस चक्रपाणि ने, यह इनका दरबारी विद्वान था दोस्तों, और इस चक्रपाणि मिश्र ने दोस्तों 3 ग्रंथ की रचना की। कितने ग्रंथ की दोस्तों? 3 ग्रंथ की रचना की। ग्रंथ बहुत सारे ग्रंथ की रचना की, लेकिन मुख्यतः हम 3 ग्रंथ देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हमें क्या है परीक्षा में देखने को भी मिलता है। तो चक्रपाणि मिश्र ने 3 ग्रंथ की रचना की दोस्तों। कौन कौन से ग्रंथ हैं हम उन ग्रंथों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला जो ग्रंथ है दोस्तों वो ग्रंथ है हमारा विश्व वल्लभ दोस्तों। और दूसरा जो ग्रंथ है वो है मुहूर्त माला। और तीसरा हमारा राज्याभिषेक पद्धति है दोस्तों। तो पहला कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? विश्व वल्लभ ग्रंथ है। विश्व वल्लभ ग्रंथ है दोस्तों। और ये जो ग्रंथ है ये 14 भागों में विभक्त है। कितने भागों में दोस्तों? 14 भागों में विभक्त है दोस्तों। और जो हमारा अगला ग्रंथ है चक्रपाणि मिश्र का दोस्तों वो है मुहूर्त माला। कौन सा है दोस्तों? मुहूर्त माला ग्रंथ है। और तीसरा इनका राज्याभिषेक पद्धति है। राज्याभिषेक पद्धति है दोस्तों। राज्याभिषेक पद्धति इनका ग्रंथ है तीसरा। यानी कि इनके 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ है। राज्याभिषेक पद्धति दोस्तों, मुहूर्त माला, विश्व वल्लभ। प्रताप के शासन काल के अंदर हम ग्रंथ की बात कर रहे हैं। तो प्रताप के दोस्तों एक तो ये दरबारी विद्वान भी है। कौन है दोस्तों? दरबारी विद्वान भी है। दरबारी विद्वान कौन है दोस्तों? चक्रपाणि मिश्र है। इन्होंने 3 ग्रंथ की रचना की दोस्तों। पहला जो ग्रंथ है वो है विश्व वल्लभ जो 14 भागों में विभक्त है दोस्तों। दूसरा ग्रंथ है मुहूर्त माला। तीसरा दोस्तों जो ग्रंथ है वो है राज्याभिषेक पद्धति। जो राज्याभिषेक पद्धति है, जो राज्याभिषेक होता है वो उसके बारे में लिखा गया है राज्याभिषेक पद्धति। यानी कि चक्रपाणि मिश्र ने 3 ग्रंथ लिखे दोस्तों। अब हम बात करते हैं हेमरत्न सूरि की। इनके दरबारी विद्वान थे ये भी हेमरत्न सूरि दोस्तों। कौन थे? हेमरत्न सूरि। इन्होंने भी दोस्तों क्या है ग्रंथ लिखने का प्रयास किया है, ग्रंथ लिखे हैं। इनके जो ग्रंथ है दोस्तों 4 ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। पहला है गोरा बादल पद्मनि चरित चौपाई दोस्तों। दूसरा है सीता चौपाई। तीसरा महिपाल चौपाई दोस्तों। चौथा अमर कुमार चौपाई। तो इनके 4 ग्रंथ हमें देखने को मिलता है। पहला ग्रंथ दोस्तों गोरा बादल। कौन सा है? गोरा बादल पद्मनि चौपाई। गोरा बादल पद्मनि चरित्र चौपाई दोस्तों। पद्मनि चरित्र चौपाई दोस्तों। चरित्र चौपाई ये ग्रंथ है इनका, चरित्र चौपाई दोस्तों। ठीक है, इनका जो चरित्र चौपाई है दोस्तों ध्यान रखना, चरित्र या चरित्र चौपाई, ठीक है कोई बात नहीं। गोरा बादल पद्मनि चरित्र चौपाई। और दूसरा इनका जो ग्रंथ है दोस्तों वो ग्रंथ है हमारा सीता चौपाई और महिपाल चौपाई दोस्तों। सीता चौपाई कौन सा है दोस्तों? सीता चौपाई है। और अगला जो ग्रंथ है वो है महिपाल चौपाई। कौन सा है? महिपाल
चौपाई है दोस्तों। और बात करूं मैं अगला जो ग्रंथ है इनका, तो इनका जो अगला ग्रंथ है अमर कुमार चौपाई दोस्तों। कौन सा है? अमर कुमार चौपाई। ये 4 ग्रंथ इनके हैं, आपको देखने को मिलते हैं अमर कुमार चौपाई दोस्तों, ये 4 ग्रंथ। और ये 4 के 4 ग्रंथ किसने लिखे दोस्तों? हेमरतन सूरी ने लिखे। तो चक्रपाणि मिश्र ने दोस्तों प्रताप के शासन काल में 3 ग्रंथ लिखे तो ज्यादा थे, लेकिन 3 ग्रंथ हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला विश्व वल्लभ 14 भागों में विभक्त, दूसरा मुहूर्तमाला, तीसरा राज्याभिषेक पद्धति। फिर हेमरतन सूरी की बात करूं तो गोरा बादल, पद्मिनी चरित्र चौपाई दोस्तों, सीता चौपाई, महिपाल चौपाई और अमर कुमार चौपाई की इन्होंने रचना की। अब प्रताप के ऊपर किन्होंने ग्रंथ लिखे तो उनकी बात करूं दोस्तों, तो महाराणा प्रताप के ऊपर जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं उनके नाम ये हैं दोस्तों। प्रताप पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो देख लेते हैं। तो प्रताप पर दोस्तों 2 लोगों ने ग्रंथ लिखे हैं, एक तो दूरसा आड़ा ने दोस्तों। किन्होंने लिखा? दूरसा आड़ा ने प्रताप पर दोस्तों क्या है, एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों, ग्रंथ का नाम क्या है? विरुद्ध छिहत्तरी नाम है दोस्तों। इन्होंने दूरसा आड़ा ने प्रताप के ऊपर जो ग्रंथ लिखा दोस्तों, उस ग्रंथ का नाम है विरुद्ध, क्या नाम है दोस्तों? विरुद्ध छिहत्तरी नाम है दोस्तों, विरुद्ध छिहत्तरी, विरुद्ध छिहत्तरी नाम है। और प्रताप पर दोस्तों एक व्यक्ति और है जिन्होंने भी क्या है ग्रंथ लिखा, उनका नाम है दोस्तों माला साधु नाम। माला साधु ने दोस्तों क्या है झूलना ग्रंथ की रचना की थी। क्या नाम है? माला साधु दोस्तों। इस माला साधु ने क्या है दोस्तों झूलना ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा लिखा दोस्तों? झूलना ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ? झूलना ग्रंथ लिखा प्रताप पर। यानी कि महाराणा प्रताप पर 2 व्यक्तियों ने क्या है दोस्तों, महाराणा प्रताप पर 2 व्यक्तियों ने ग्रंथ लिखा। एक तो दूरसा आड़ा ने लिखा, वो ग्रंथ है दोस्तों विरुद्ध छिहत्तरी, और एक माला साधु ने ग्रंथ लिखा, और वो जो ग्रंथ है झूलना ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? झूलना ग्रंथ है। झूलना ग्रंथ की रचना किसने की थी? झूलना ग्रंथ की रचना माला साधु ने की थी दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं तो प्रताप का निधन कब हुआ दोस्तों? जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ दोस्तों? तो महाराणा प्रताप की निधन की बात करूं तो इनका निधन हुआ था 19 जनवरी को दोस्तों। कब हुआ था? 19 जनवरी 1597 को हुआ था इनका निधन दोस्तों। 19 जनवरी 1597 को प्रताप का निधन होता है दोस्तों। और इनका जो निधन हुआ तो निधन होने के बाद इनका अंतिम संस्कार किया गया प्रताप का। तो प्रताप का अंतिम संस्कार कहां पर हुआ दोस्तों? तो प्रताप का जो अंतिम संस्कार है दोस्तों वो बांडोली के अंदर, कहां पर दोस्तों? बांडोली के अंदर किया गया। और बांडोली के अंदर इनका अंतिम संस्कार किया गया। और बांडोली में ही क्या है 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की दोस्तों? प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। और इस छतरी का निर्माण दोस्तों अमर सिंह प्रथम ने करवाया था, यानी कि प्रताप के जो ज्येष्ठ पुत्र थे उन्होंने करवाया था। प्रताप का निधन दोस्तों कब हुआ था? 19 जनवरी 1597 को दोस्तों। अंतिम संस्कार कहाँ किया गया इनका? बारडोली या बांडोली दोस्तों। कहीं पर आपको नाम दोस्तों बारडोली भी देखने को मिलेगा, तो कहीं आपको नाम क्या है बांडोली भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इन बारडोली के अंदर या बांडोली के अंदर अमर सिंह प्रथम ने क्या है 8 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। कितने खंभों की छतरी? 8 खंभों की छतरी का क्या है निर्माण करवाया था दोस्तों। और जो प्रताप की जो मृत्यु हुई है, मृत्यु की बात करें या इनके निधन की बात करें, तो मृत्यु या निधन की खबर दोस्तों, ये खबर मृत्यु या निधन की खबर दोस्तों अकबर तक पहुंचाने वाला जो व्यक्ति था, तो अकबर तक पहुंचाने वाला जो व्यक्ति था दोस्तों वो व्यक्ति था दूरसा आड़ा। इस दूरसा आड़ा ने प्रताप के पास क्या है अकबर की मृत्यु या निधन की खबर पहुंचाई थी। उनको यह खबर सुनाई थी कि जो आपका दुश्मन है, जिससे आप कट्टर दुश्मन समझते हो और आप उसे क्या है पराजित करके उसको अधीन करना चाहते थे, आप जो आपकी अधीनता उससे क्या है प्रताप को स्वीकार करवाने वाले थे,
आज वो क्या है निधन हो चुके हैं। तो ये जो खबर पहुंचाने वाला व्यक्ति था दोस्तों वो कौन था, दूरसा आड़ा था। दूरसा आड़ा ने क्या है अकबर के पास क्या है खबर पहुंचाई थी। ठीक है दोस्तों, हमने प्रताप को शुरू किया था दोस्तों 1572 से लेकर, क्योंकि इनका शासनकाल 1572 से प्रारंभ होता है जो 1597 तक इनका शासनकाल रहता है। इसके बीच का दौर जो हमने देखा प्रताप का संघर्ष भरा दौर रहा, और उस संघर्ष बड़े दौर को हमने पढ़ा। हमारे परीक्षा के महत्वपूर्ण जितने भी बात थी उन सभी को हमने जाना और समझा था दोस्तों। प्रताप का जो जन्म देखा था हमने दोस्तों, जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 9 मई 1540 को। ठीक है, उसको लेकर हमने दोस्तों 19 जनवरी 1597 तक देखा। और हमने बात की कल की क्लास में कि चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर क्या है प्रताप ने छापामार पद्धति के तहत गोरिल्ला पद्धति, गोरिल्ला युद्ध पद्धति के तहत क्या है मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। अब प्रताप का जब निधन हो गया, अंतिम संस्कार कर दिया गया दोस्तों, तो मेवाड़ का अगला शासक कौन बनेगा, तो मेवाड़ का अगला शासक इनका ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह बनेंगे। कौन बनेंगे दोस्तों, अमर सिंह बनेंगे। तो अमर सिंह का जन्म हमने देखा कि 1559 के अंदर हुआ था। तो अमर सिंह का जन्म कब हुआ था दोस्तों, 1559 में। और ये शासक कब बनते हैं दोस्तों, तो 1597 के अंदर ये शासक बनते हैं। कब बनते हैं दोस्तों, 1597 के अंदर दोस्तों क्या है ये शासक बनते हैं, ये बात होती है। तो अब अमर सिंह प्रथम को हम आज समझते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, और कल भी दोस्तों क्या है अमर सिंह के बारे में देखेंगे, और फिर अमर सिंह के जो पुत्र हैं उनके बारे में हम देखेंगे कल दोस्तों। तो अभी हम अमर सिंह को शुरू करते हैं दोस्तों। अमर सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह प्रथम, हमारा जो नया शासक है दोस्तों महाराणा अमर सिंह प्रथम। क्या नाम है दोस्तों इनका, महाराणा अमर सिंह प्रथम है दोस्तों। इनका जो शासन काल है दोस्तों वो शासन काल है 1597 से लेकर 1620 तक। कब तक दोस्तों, 1597 से लेकर 1620 तक इनका महाराणा अमर सिंह का दोस्तों क्या है शासन काल है दोस्तों। शासन काल हो चुका है, कौन सा है दोस्तों, 1597 से 1620 तक। अब हम बात करें तो अमर सिंह के शासन काल के अंदर क्या क्या हुआ था दोस्तों, तो उससे पहले तो हम इनका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। तो इनके जो पिता का नाम है दोस्तों वो है महाराणा प्रताप। क्या नाम है दोस्तों, इनके पिता का नाम महाराणा प्रताप है। और इनकी माता के नाम की बात करें तो इनका जो माता का नाम है दोस्तों वो है अजब दे पवार दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों, इनकी माता का नाम अजब दे पवार है इनकी माता का नाम दोस्तों। इनका जो राज्याभिषेक है दोस्तों, इनका जो राज्याभिषेक कब किया गया है दोस्तों, तो इनका जो राज्याभिषेक है वो हुआ था 19 जनवरी 1597 को। कब हुआ दोस्तों, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हुआ था। और इनका जो राज्याभिषेक है वो कहां पर हुआ दोस्तों, तो ये राज्याभिषेक चावंड के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था राज्याभिषेक, चावंड के अंदर राज्याभिषेक हुआ था। इनकी ये मोटी मोटी बात है दोस्तों, ठीक है। तो पिता का नाम महाराणा प्रताप, अजब दे पवार, राज्याभिषेक 19 जनवरी 1597 को, और हुआ कहां पर, चावंड में दोस्तों। ये जब महाराणा अमर सिंह राजा बने तो इन्होंने क्या है जो सैन्य शक्ति है, सैन्य का जो संचालन है उसका संचालन क्या है सही ढंग से हो, जो सैन्य शक्ति है वो क्या है मजबूत बने। तो क्या क्या इन्होंने दोस्तों देखना, ये खुद राजा बने तो राजा बनने के बाद दोस्तों क्या है सैन्य शक्ति, जो सैन्य शक्ति है इस सैन्य शक्ति को क्या है मजबूती मिले। इनका जो सैन्य प्रचालन है इसको क्या है मजबूत किया जाए, इनको क्या है मजबूती मिले। तो मजबूती प्रदान करने के लिए इन्होंने दोस्तों क्या है एक सैन्य विभाग का गठन किया था दोस्तों। किसका विभाग का गठन किया था, सैन्य विभाग का। यानी कि इनकी जो सेना है इस सेना को मजबूती देने के लिए, किसको, सेना को मजबूती देने के लिए दोस्तों, और मजबूती देने के लिए क्या है इन्होंने एक सैन्य विभाग का गठन किया था। किसका दोस्तों, सैन्य विभाग का गठन किया, ठीक है, सैन्य विभाग का गठन किया। और इसका जो अध्यक्ष है दोस्तों वो अध्यक्ष किसको बनाया, तो अध्यक्ष बनाया था हरिदास जाला को। किसको दोस्तों, हरिदास जाला को सैन्य विभाग का अध्यक्ष बनाया था।
जो सैन्य विभाग है, इस सैन्य विभाग का अध्यक्ष हरिदास जाला को बनाया और हरिदास जाला को क्या है, संपूर्ण सैन्य संचालन का क्या है, बार दे दिया, कार्य दे दिया कि हरिदास जी आपको जो भी सैन्य संचालन है वो क्या है दोस्तों, सैन्य संचालन करना है। यानी कि सैन्य संचालन का काम अब किसके पास रहा, सैन्य संचालन का पास हरिदास जाला जी के पास रहा। दोस्तों बात समझना, अमर सिंह जब शासक बने तो अमर सिंह शासक बनते ही क्या है दोस्तों, सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए, सैन्य शक्ति को मजबूती प्रदान करने के लिए, या यूं कहूं तो सैन्य को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने एक सैन्य विभाग का क्या है, गठन किया अलग से। यानी कि सेना का जो विभाग है वो ये व्यक्ति संभालेंगे और ये संचालन करेंगे और सेना को मजबूत करने के लिए जो कुछ भी आवश्यकता होगी वो पूरी करेंगे। तो सैन्य विभाग का गठन किया और अध्यक्ष किसको बनाया था दोस्तों, हरिदास जाला को बनाया। हरिदास जाला क्या है, संपूर्ण सेना का संचालन करते थे दोस्तों, यह बात होती है। और हम बात करें तो दोस्तों अमर सिंह के शासन काल में दोस्तों आपने क्या है, सक्तावतों व चुंडावतों के मध्य भी क्या है, संघर्ष देखा और उनके मध्य जो संघर्ष है उसको समाप्त करने के लिए दोस्तों उन्होंने क्या है, जागीरदारों और सामंतों के लिए क्या है, नए विधि विधान जो है वो बनाए थे दोस्तों। तो उनको भी हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, इतना ध्यान रखना आप अमर सिंह के शुरुआत का काल। फिर हम बात करते हैं आगे की ओर। दोस्तों बात क्या होती है कि जो अमर सिंह है इनके शासन काल में, किसके, अमर सिंह के शासन काल के अंदर यह बात होती है कि जो चुंडावत है और चुंडावत के साथ ही साथ दोस्तों सक्तावत, चुंडावत व सक्तावत के मध्य दोस्तों, किसके मध्य, चुंडावत व सक्तावत के मध्य क्या है दोस्तों, संघर्ष हुआ था। और ये जो संघर्ष है वो संघर्ष दोस्तों ये हुआ था कि जो हरावल बाग है, कौन सा दोस्तों, हरावल बाग है, इस हरावल बाग का नेतृत्व कौन करेगा, तो इस बात को लेकर क्या है, संघर्ष हुआ था। क्योंकि दोस्तों जब हमने पढ़ा था कि लाखा और लाखा के पुत्र मोक्कल और दोस्तों कौन थे, चुंडा थे। चुंडा को चार जागीर दी गई थी सलूम, और कहा गया था कि जो सलूम्बर के चुंडावत होंगे, कहाँ के दोस्तों, सलूम्बर के जो चुंडावत होंगे वो सलूम्बर के चुंडावत क्या करेंगे, वो हमारे हरावल बाग का नेतृत्व करेंगे मेवाड़ के, और वही क्या है, सेनापति बनेंगे। तब अब दोस्तों सक्तावत कौन है, ये है शक्ति सिंह के पुत्र दोस्तों, कौन है, शक्ति सिंह के पुत्र हैं, और शक्ति सिंह के जो पुत्र थे वो सक्तावत कहलाए। तो बात ये होती है अमर सिंह के शासनकाल में कि जो सक्तावत है वो अब क्या है, हरावल का नेतृत्व करेंगे। ये क्या है, अमर सिंह से बात रखते हैं कि अब नेतृत्व कौन करेंगे, हरावल बाग करेंगे। क्या जरूरी है कि हर बार क्या है, हरावल बाग का नेतृत्व चुंडावत ही करे? क्या हम युद्ध नहीं कर सकते? क्या हम युद्ध करना नहीं जानते? क्या हम मरने और मारने के लिए तैयार नहीं रहते? तब यह बात क्या है, ऐसे होती है। और चुंडावत कहते हैं कि हमने राणा चुंडा से लेकर कृष्णदास चुंडावत तक क्या है, आए हैं। तो अब यदि बात ऐसी होती है तो क्या हमारे ऊपर कलंक नहीं लगेगा? तो इस बात से दोनों के मध्य संघर्ष चलता है और बात क्या है, अमर सिंह के पास पहुंचती है। तो अमर सिंह क्या करते हैं, इनके मध्य जो संघर्ष है, इस संघर्ष को रोकने के लिए, किसको, इस संघर्ष को रोकने के लिए दोस्तों एक काम करते हैं। काम ये करते हैं कि अमर सिंह ने दोस्तों जो जागीरदार सामंत हैं, इन जागीरदार सामंतों के लिए दोस्तों क्या है, नए विधि विधान बनाए थे। क्या बनाए दोस्तों, नए विधि विधान नियम बनाए थे। नए विधि विधान वे क्या है दोस्तों, नियम बनाए। क्या किया दोस्तों, नियम बनाए, जिसके तहत दोस्तों क्या है, ये जो संघर्ष है वो संघर्ष रुका। और दोस्तों इन्होंने मेवाड़ की जो नेतृत्व करने वाले जो सेनापति हैं उनके मध्य संघर्ष को रोका और क्या है, अच्छा सा काम करना प्रारंभ हुआ। तो इन्होंने जागीरदार सामंतों के लिए क्या है, नए विधि विधान व नियम बनाए, किसके, चुंडावत व सक्तावत के मध्य संघर्ष को रोकने के लिए दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि अमर सिंह ने यह काम भी कर दिया। अमर सिंह जी ने, क्या अमर सिंह जी के शासनकाल में मुगलों के कोई आक्रमण नहीं हुए? तो दोस्तों मुगलों के आक्रमण हुए थे और इन्होंने 2 मुगलों का सामना किया था। 2 मुगल जो शासक थे उनका सामना किया था। एक का नाम आता है दोस्तों अकबर। दोस्तों क्या नाम आता है, अकबर। और एक का नाम आता है जहांगीर। कौन सा नाम आता है दोस्तों, जहांगीर नाम आता है।
जहांगीर को दोस्तों हम क्या कहते हैं, सलीम भी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, सलीम भी कहते हैं। ठीक है, तो अकबर और जहांगीर का सामना किसने, अमर सिंह ने किया था। और अकबर ने दोस्तों क्या है, 2 बार, अमर सिंह के समय 2 बार दोस्तों क्या है, आक्रमण के लिए, 2 बार, कितनी बार दोस्तों, 2 बार आक्रमण के लिए जहांगीर को मेवाड़ अभियान पर भेजा था। उसको हम देखते हैं, समझते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे अमर सिंह जी है, ये अमर सिंह जी क्या है, अकबर का भी विरोध किया था और जहांगीर का भी। तो बात कह सकते हैं कि अमर सिंह जी ने क्या है, विरोध किया था किसका, अकबर का। यानी कि महाराणा प्रताप तो क्या है, अकबर का विरोध कर ही रहे थे। और साथ ही साथ क्या है, जैसे ही अमर सिंह जी शासक बने तो इन्होंने भी क्या है, अकबर का विरोध किया। यानी कि इनका भी क्या है, अकबर के साथ विरोध जारी रहा दोस्तों। ठीक है, तो अब विरोध जारी रहा तो क्या अकबर मेवाड़ पर आक्रमण करेगा, तो कब आक्रमण करेगा और उस आक्रमण के तहत क्या होता है और क्या नहीं, उस बात को हम समझते हैं दोस्तों मेवाड़ के ऊपर, ये रहा हमारा मेवाड़ दोस्तों, क्या है, मेवाड़ है। और मेवाड़ के शासक कौन है दोस्तों, अमर सिंह है। कौन है, अमर सिंह शासक है मेवाड़ के प्रथम राजा। इनका शासनकाल दोस्तों 1597 से लेकर 1620 ईस्वी तक रहा है दोस्तों। ठीक है, इधर हम बात करें दोस्तों तो अकबर, और अकबर की बात करें दोस्तों तो अकबर ने क्या है, मेवाड़ अभियान कर रहा था। महाराणा प्रताप के समय भी 4-5 बार इन्होंने मेवाड़ अभियान किए और इनके क्या है, मेवाड़ अभियान असफल रहे। यानी कि इन्होंने बहुत क्षेत्र को जीता था, लेकिन फिर क्या है, महाराणा प्रताप ने छापामार पद्धति के तहत वापस क्या है, मेवाड़ को जीत लिया था। तो इन्होंने मेवाड़ अभियान किया अमर सिंह के शासनकाल में। तो अमर सिंह के शासनकाल में इनके मेवाड़ अभियान हम देख लेते हैं। तो पहला अभियान इन्होंने 1599 ईस्वी को किया था। 1599 ईस्वी के अंदर इन्होंने अभियान किया दोस्तों। और ये जो अभियान है वो इनके पुत्र जहांगीर के नेतृत्व में किया था। किसके नेतृत्व में दोस्तों, जहांगीर के नेतृत्व में किया था। और जहांगीर 1599 ईस्वी के अंदर मेवाड़ आता है और मेवाड़ पर क्या है दोस्तों, आक्रमण करता है। लेकिन ये आक्रमण करता कहां पर है दोस्तों, तो ये आक्रमण करता है मेवाड़ के अंदर दोस्तों एक उटाला किला है। इस उटाला किला पर दोस्तों क्या है, आक्रमण करता है। और उटाला किला को दोस्तों क्या है, 1599 ईस्वी के अंदर दोस्तों क्या है, जो जहांगीर है वो जहांगीर दोस्तों क्या है, अधिकार कर लेता है। जहांगीर क्या है दोस्तों, जहांगीर अधिकार कर लेता है 1599 ईस्वी में, क्या है दोस्तों, उटाला किले पर अधिकार कर लेता है 1599 ईस्वी में। अधिकार करके दोस्तों क्या है, 1599 ईस्वी में अधिकार करता है। और इस उटाला किले का जो कार्यभार है वो कार्यभार किसको सौंप देता है, तो वो कार्यभार दोस्तों कल्लूम खां, किसको दोस्तों, कल्लूम खां या फिर दोस्तों कालूम खां को सौंप देता है। कल्लूम खां कालूम खां को दोस्तों सौंप देता है। और आपने शायद ये नाम ना देकर एक नाम है कायम खां, ये भी देखा होगा। कौन सा नाम, कायम खां। लेकिन ध्यान रखना नाम व्यक्ति का कल्लूम खां या कायम खां नहीं, क्या था दोस्तों, कल्लूम खां या फिर कालूम खां नाम था उसका। आपने कहीं कायम खां देखा होगा तो कोई बात नहीं, अब सुधार कर देना, उसके अंदर दोस्तों कल्लूम खां या फिर दोस्तों क्या था, कालूम खां था। ठीक है, कार्यभार इसको सौंप के वापस जहांगीर कहां, दिल्ली की ओर निकल जाता है कि मेरा अभियान था वो हो गया मेवाड़ का अभियान। ठीक है, 1599 ईस्वी में। इधर अमर सिंह जी क्या करते हैं, इस कालूम खां पर, ये जो अमर सिंह जी है, अमर सिंह जी क्या करते हैं, इस कालूम खां पर दोस्तों क्या है, आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और आक्रमण करके इस कल्लूम खां को क्या है दोस्तों, पराजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। और क्या है, उटाला किले को वापस जीत लेते। क्या कर लेते हैं दोस्तों, जीत लेते। जीतता कौन है, अमर सिंह जी जीतते हैं दोस्तों। अब समझना, आपको सिंपल और साधारण सी भाषा में समझो, सामान्य। तो दोस्तों अकबर ने मेवाड़ अभियान किया था। क्या किया दोस्तों, मेवाड़ अभियान किया। ठीक है, अकबर ने मेवाड़ अभियान किया, वो भी किसके शासनकाल में दोस्तों, अमर सिंह के शासनकाल में। किसके, अमर सिंह के शासनकाल में मेवाड़ अभियान किया था। और वो पहला अभियान था 1599 ईस्वी का, 1599 ईस्वी के अंदर किया था।
और वो भी अभियान दोस्तों जहांगीर के नेतृत्व में किया गया था। यानी कि अकबर ने जहांगीर को 1599 ईस्वी में कहां पर मेवाड़ भेजा था आक्रमण करने के लिए अभियान के तहत। और ये होता है कि जो जहांगीर है वो मेवाड़ आता है। मेवाड़ के अंदर आकर क्या है, मेवाड़ का एक उटाला किला है जो उदयपुर के अंदर पड़ता है। कहां पर दोस्तों, उदयपुर जिले में पड़ता है। और यह उदयपुर जिला में कहां है, उटाला किला है उदयपुर जिले में। तो यहाँ उटाला किले पर आक्रमण करता है और उटाला किले को क्या है दोस्तों, जहांगीर अधिकार कर लेता है, जीत लेता है। क्योंकि यहाँ पर जो उटाला किला है वहां पर जो मेवाड़ की सेना थी वो कमजोर चौकी बनाकर बैठी हुई थी। यानी कि उनको पता नहीं था कि क्या है, यहाँ पर मुगल आक्रमण करके अधिकार कर सकते हैं। तो ये बात होती है कि उटाला किले पर 1599 ईस्वी को दोस्तों किसका, जहांगीर का अधिकार हो जाता है। और जहांगीर क्या करता है, इस उटाला किले का कार्यभार किसको, कल्लूम या कालूम खां को सौंप कर खुद जहांगीर वापस कहां, दिल्ली की ओर लौट जाता है कि मेरा जो अभियान था मेवाड़ का वो अभियान मैंने कर दिया। और कार्यभार किसको सौंपा, कुल्लूम खां या कालूम खां कि तुझे ये उटाला किले को क्या है, संभालना है। तो ये बात हो जाती है। इधर अमर सिंह जी को पता चलती है कि जो कुल्लूम खां या कालूम खां है वो इतने मजबूत सेनापति या सेना नायक नहीं है मुगलों के, तो हमें क्या है वापस अधिकार कर लेना चाहिए उटाला किले पर। तो क्या है, अमर सिंह जी आक्रमण करते हैं और कुल्लूम खां को क्या है, पराजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, कुल्लूम खां को पराजित कर देते हैं और जीत किसकी हो जाती है, अमर सिंह जी की हो जाती है और उटाला किला जीत लिया जाता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि उटाला का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, वो उटाला का युद्ध 1599 ईस्वी के अंदर हुआ था। और ये किन के मध्य हुआ दोस्तों, तो एक तरफ थे हमारे अमर सिंह दोस्तों, कौन थे, अमर सिंह, और इनके जो सामने थे दोस्तों वो थे कुल्लूम खां। कौन थे दोस्तों, कुल्लूम खां थे। इनके साथ क्या है, युद्ध होता है। और इसके अंदर जो विजय है वो उसके परिणाम की बात करूं तो परिणाम के अंदर इनकी जो विजय है वो विजय दोस्तों किसकी, अमर सिंह की होती है। अब अमर सिंह की विजय हो गई दोस्तों, तो बात जब ये अकबर के पास पहुंचती है तो अकबर वापस अभियान करता है। और वो मेवाड़ अभियान दोस्तों जहांगीर के नेतृत्व में करता है। और वो नेतृत्व दोस्तों 1603 ईस्वी में करता है। लेकिन क्या है, 1603 ईस्वी में अकबर का जो नेतृत्व करता है जहांगीर, वो बिना कुछ किए ही वापस चला जाता है। उसकी बात को भी हम देखते हैं, समझते हैं। इससे पहले और हमारे अमर सिंह जी ने क्या किया वो भी देख लेते हैं दोस्तों। अमर सिंह, देखना अमर सिंह जी ने क्या किया था। तो अमर सिंह जी की हम बात कर रहे थे कि अमर सिंह जी ने 1599 ईस्वी के अंदर दोस्तों क्या है, उटाला दुर्ग पर दोस्तों क्या है, इन्होंने अधिकार कर लिया था। उटाला दुर्ग को क्या है, जीत लिया था। उटाला दुर्ग को जीत लिया वापिस, ठीक है, 1599 ईस्वी में। इसी के साथ साथ दोस्तों बात करूं तो अमर सिंह जी ने दोस्तों एक बागोड़ दुर्ग के अंदर, जो बागोड़ दुर्ग है, इस बागोड़ दुर्ग पर भी दोस्तों कौन है, मुगल के एक सेनानायक बैठे थे, उनका नाम था सुल्तान खां दोस्तों। कौन था, सुल्तान खां था। इस सुल्तान खां को भी क्या है दोस्तों, पराजित किया था। सुल्तान खां को दोस्तों क्या है, पराजित किया था। और ये पराजित किसने किया दोस्तों, अमर सिंह जी ने। यानी कि अमर सिंह जी के ये दो युद्ध अभियान शुरुआत के थे कि एक तो 1599 ईस्वी में उटाला दुर्ग को जीता, किसको, कुल्लूम खां को पराजित करके दोस्तों, किसको, कुल्लूम खां को पराजित करके जीता था। कुल्लूम खां को क्या है दोस्तों, पराजित करके जीता था। फिर दोस्तों इन्होंने बागोड़ दुर्ग को जीता और वो भी किसको, सुल्तान खां को पराजित करके जीता। यह बात हो गई। और अब दोस्तों अकबर ने फिर से मेवाड़ अभियान किया था। जो अकबर है, ये अकबर क्या है, फिर से मेवाड़ अभियान करता है। अकबर हार मानने वाला व्यक्ति नहीं है। ये जब तक क्या है अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये भी हार मानने वाला नहीं है। तो दोस्तों हमें भी अकबर से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितने असफल प्रयास किए दोस्तों, कितने असफल प्रयास किए, फिर भी दोस्तों
थका नहीं, हारा नहीं व्यक्ति अपने जीत की ओर, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा रहा। कितने ही हार सामने आई थी दोस्तों अकबर के। आपने देखा होगा कि उदय सिंह जी भी क्या है जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में चले गए थे, लेकिन क्या है अधीनता स्वीकार नहीं की थी अकबर की। इसके बाद दोस्तों प्रताप आए तो प्रताप ने भी क्या है अधीनता स्वीकार नहीं की, संघर्ष किया। फिर दोस्तों हमारे अमर सिंह जी आए थे, इन्होंने भी संघर्ष शुरू कर दिया। 1599 ईस्वी में उटाला दुर्ग को वापिस जीत लिया अकबर से, फिर बागोर दुर्ग को जीत लिया था दोस्तों। अकबर जैसे ही कब्जा करते उधर से हमारे शासक वापिस ले लेते। तो अकबर को देख लो दोस्तों, मेवाड़ को क्या है अपने अधीन करने के लिए जो संघर्ष कर रहा था अकबर, जो प्रयास कर रहा था, हर बार असफल होते हुए भी क्या है बार बार प्रयास करना। आप भी दोस्तों एक परीक्षा में क्या है असफल होते हो तो फिर से प्रयास करते हो, लेकिन उस प्रयास के अंदर दोस्तों कुछ नयापन लाओ और नए तरीके से प्रयास को आगे बढ़ाओ तो सफलता जरूर मिलेगी। अकबर को क्या है दोस्तों मेवाड़ पर जो है वो अधीन करने का सपना अकबर का पूरा हुआ था दोस्तों, लेकिन अकबर नहीं कर सका। वो किसने किया? इसके पुत्र जहांगीर ने किया। तो आपको भी आपका सपना पूरा करने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों। तो मेवाड़ अभियान अकबर फिर से करता है, और जो ये अभियान है दोस्तों वो अभियान होता है 1603 ईस्वी के अंदर दोस्तों। कब होता है? 1603 ईस्वी के अंदर फिर से अभियान करता है, और ये भी किसके? जहांगीर के नेतृत्व में अभियान होता है दोस्तों। किसके नेतृत्व में? जहांगीर के नेतृत्व में ये अभियान होता है, और जहांगीर के नेतृत्व में ये अभियान किया जाता है। लेकिन जहांगीर क्या करता है? मेवाड़ आता है और बीच रास्ते से क्या है वापस लौट जाता है, क्योंकि इसकी इच्छा नहीं है। इसे पता है कि मैंने अभी 1599 ईस्वी में गया था मेवाड़, उटाला दुर्ग को जीता था, और पीछे से क्या है अमर सिंह ने वापस आक्रमण करके जीत लिया। तो मेरा जाना, अधिकार करके वापस आना, पीछे से वो लूट लेते, जीत लेते हैं, तो जाने का कोई मतलब नहीं। ये बहाना बना के वापस चला जाता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है, 1603 में तो ये बात होती है। 1605 की बात करूं दोस्तों, 1605 में दोस्तों क्या है अकबर की मृत्यु हो जाती है। ये जो अकबर है इसकी मृत्यु हो जाती है, और 1605 के अंदर दोस्तों दिल्ली का जो शासक है वो दिल्ली का शासक बनता है दोस्तों जहांगीर। कौन बनता है दोस्तों? दिल्ली का शासक जहांगीर बनता है। अब जहांगीर दोस्तों जब शासक बना तो ये मेवाड़ अभियान करेगा या नहीं? अगर करेगा तो कब कब और कौन कौन से अभियान करता है, और इनके कौन से अभियान सफल होते हैं वो हम देखते हैं, समझते हैं, बात करते हैं दोस्तों। इससे पहले क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करना दोस्तों। चैनल अगर पहली बार हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। साथ ही साथ क्या है क्लास को आपके दोस्तों तक भी शेयर जरूर करें। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि अब जो शासक जहांगीर है इसने मेवाड़ अभियान पर कब कब और किस किस को भेजा, और क्या उनके अभियान सफल हुए या नहीं, वो हम एक बार में देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, मात्र 5 या 10 मिनट में। दोस्तों देखना, ये तो है हमारा मेवाड़। अब मेवाड़ पर हम दोस्तों किसके? जहांगीर के अभियान देखेंगे। मेवाड़ के शासक दोस्तों कौन है? अमर सिंह जी हैं, और अमर सिंह जी के साथ साथ दोस्तों हम किसके? जहांगीर के जो मेवाड़ अभियान है वो देखते हैं। तो जहांगीर के दोस्तों क्या है? मेवाड़ अभियान। जहांगीर के दोस्तों मेवाड़ अभियान, ये जो मेवाड़ अभियान है इन्होंने कब कब किए दोस्तों वो देख लेते हैं हम एक बार इनके मेवाड़ अभियान को। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे की बात करेंगे कि मेवाड़ अभियान के अंदर कौन कौन से इन्होंने अभियान किए। तो इनका जो पहला अभियान की बात करें दोस्तों तो जहांगीर शासक कब बना? 1605 के अंदर। जब 1605 के अंदर ये जहांगीर शासक बना दिल्ली का, तो इसे लगा कि जो मेरा पिता का एक सपना था कि मैं मेवाड़ को क्या है मेरे अधीन करूं, मेवाड़ को क्या है मैं अपना गुलाम बनाऊं, तो मेवाड़ को क्या है मेरे पिता ने, अकबर ने क्या है गुलाम नहीं बना पाए, तो उनका जो सपना है वो मुझे पूरा करना चाहिए। उस सपने को पूरा करने के लिए जहांगीर जब शासक बना तो शासक बनने के बाद मेवाड़ अभियान शुरू कर देता है, और उनका जो पहला अभियान होता है
वो पहला अभियान होता है 1605 के अंदर। कौन सा अभियान दोस्तों? 1605 के अंदर पहला अभियान होता है मेवाड़ अभियान दोस्तों। ठीक है, जहांगीर 1603 में अभियान पर आता है, लेकिन क्या है, अभियान करके पूरा जाता नहीं है, बीच रास्ते से लौट जाता है। उस समय उसको लगता था कि क्या करना, अभियान क्या करने। जब शासक बना तो पता चला कि क्या अपने पद की गरिमा होती है, किस प्रकार से पद को संभालना है, और क्या अपने सपने हैं उनको पूरा करना है दोस्तों। तो 1605 में शासक बना और 1605 के अंदर दोस्तों क्या है, मेवाड़ पर दोस्तों ये अभियान करता है। और पहला जो अभियान है दोस्तों 1605 में, वो अभियान दोस्तों एक तो आसफ खां के साथ, दोस्तों कौन है, एक तो आसफ खां भेजता है इस अभियान पर, और एक है दोस्तों जफर को। किसको दोस्तों? जफर बेग को भेजता है कि पहले अभियान पर कौन जाएंगे, कि जफर बेग और आसफ खां जाएंगे। यानी कि 1605 ईस्वी में मेवाड़ के अभियान के लिए आसफ खां और जफर बेग को भेजा, लेकिन इनका जो अभियान था वो अभियान क्या है, असफल रहा। क्या रहा दोस्तों? अभियान असफल रहा। 1605 के अंदर आसफ खां और जफर बेग दोस्तों, इनके नेतृत्व में ये अभियान हुए थे। तो ये नेतृत्व में जो अभियान हुए हैं आसफ खां और जफर बेग के नेतृत्व में 1605 वाला, वो असफल रहा। इसके बाद अब ये भी हार मानने वाला नहीं है, अकबर की तरह अपनी पूरी कोशिश करेगा, और जहांगीर क्या है, उस कोशिश को पूरी कर देगा। कोशिश तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ अपने लक्ष्य को भी क्या है, प्राप्त कर लेगा। अब इसके जो पिता का सपना था उस सपने को पूरा कर देगा। इसी तहत दोस्तों क्या है, ये 1608 के अंदर, कब दोस्तों? 1608 के अंदर फिर से आक्रमण करता है। अब ये जो आक्रमण करता है दोस्तों, वो किसी और के नेतृत्व में करता है। उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है महाबत खां। क्या नाम है दोस्तों? महाबत खां है। इस महाबत खां के नेतृत्व में यह अभियान करता है, लेकिन ये जो अभियान है, ये अभियान भी क्या है दोस्तों, असफल हो जाता है, असफल रहता है। तो ये जो अभियान है वो भी क्या है, असफल रहता है। फिर अभियान की ओर बात करें तो इसका जो अभियान अगला है दोस्तों, वो है 1609 ईस्वी का। कौन सा दोस्तों? 1609 ईस्वी के अंदर अभियान करता है, और ये अभियान अब्दुल्ला के नेतृत्व में किया जाता है। किसके नेतृत्व में दोस्तों? अब्दुल्ला के नेतृत्व में किया जाता है, अब्दुल्ला के नेतृत्व में। और ये अभियान भी क्या है दोस्तों, असफल रहते हैं। क्या रहते हैं? असफल रहते हैं। फिर भी हार नहीं मानता है, फिर एक अभियान और करता है दोस्तों। वो अभियान करता है 1612 ईस्वी के अंदर। कब दोस्तों? 1612 ईस्वी में करता है। और ये जो अभियान है वो राजा बासु के नेतृत्व में करता है। किसके नेतृत्व में दोस्तों? राजा बासु के नेतृत्व में करता है। और ये अभियान भी क्या है दोस्तों, असफल रहता है। यानी कि जहांगीर ने कितने 4 अभियान किए, और चारों के चारों अभियान क्या है दोस्तों, असफल रहे। पहला अभियान 1605 में दोस्तों, मैं एक बार अच्छे से और समझाने की कोशिश करता हूं, आपको शायद ही समझ में आए होंगे। तो एक बार अच्छे से कोशिश करते हैं दोस्तों कि जहांगीर 1605 के अंदर दोस्तों क्या है, शासक बनता है। 1605 के अंदर क्या है, शासक बनता है। और शासक बनते ही ये क्या है, मेवाड़ अभियान प्रारंभ कर देता है कि मुझे मेवाड़ को अधीन करना है, मेवाड़ के अभियान करने हैं। तो अब मेवाड़ अभियान प्रारंभ करता है। तो पहला अभियान ये करता है 1605 में, पहला यानी कि शुरुआत करता है 1605 में। और 1605 में जो करता है वो करता है आसफ खां और जफर बेग के नेतृत्व में। इन दोनों को सेना देकर भेजता है कि आपको क्या है, मेवाड़ अभियान करना है। लेकिन ये दोनों क्या है, असफल हो जाते हैं। तो इनका जो अभियान था वो क्या है, असफल हो गया। फिर दोस्तों क्या है, जहांगीर एक बार और कोशिश करता है कि शायद अब और अभियान करूं तो जीत हासिल कर लूं, यानी कि और प्रयास करता है 1608 में। और वो अभियान करता है महाबत खां के नेतृत्व में। और ये जो महाबत खां है, ये भी क्या है, अपने अभियान के अंदर असफल हो जाते हैं। ठीक है, फिर 1609 ईस्वी में एक अभियान और करता है, वो करता है अब्दुल्ला के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में दोस्तों?
अब्दुल्ला के नेतृत्व में करता है, लेकिन अब्दुल्ला भी क्या है अपने अभियान के अंदर असफल हो जाता है। फिर 3 साल बाद दोस्तों किसके नेतृत्व में अभियान भेजता है? राजा बासु के नेतृत्व में दोस्तों क्या है अभियान भेजता है। राजा बासु भी दोस्तों 1612 ईस्वी के अंदर मेवाड़ पर क्या है सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, यानी कि ये भी क्या है असफल हो जाते हैं अपने अभियान में। ये असफल हो गए। 1605 में आसफ खां जफर बेग, 1608 में महाबत, 1609 में अब्दुल्ला और 1612 ईस्वी में दोस्तों राजा बासु, यानी कि ये 4 अभियान असफल हुए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जितना नुकसान अब्दुल्ला और राजा बासु ने नहीं किया उतना नुकसान तो ये 3 मिलकर भी नहीं कर पाए, यानी कि अब्दुल्ला और राजा बासु ने मेवाड़ का नुकसान इतना किया। साथ ही साथ अब्दुल्ला और राजा बासु ने दोस्तों क्या है अमर सिंह को मजबूर कर दिया था। क्या कर दिया दोस्तों? मजबूर कर दिया था। और मजबूर ये क्या है कि अमर सिंह प्रथम को चावंड छोड़ना पड़ा। क्या छोड़ना पड़ा दोस्तों? चावंड छोड़ना पड़ा, यानी कि अमर सिंह प्रथम जो चावंड के अंदर अपना जो राज चला रहे थे, चावंड में रहकर, चावंड राजधानी में दोस्तों, तो क्या है राजा बासु और अब्दुल्ला के नेतृत्व में जो अभियान हुए थे, इन दोनों ने क्या है अमर सिंह प्रथम को इतना विवश और मजबूर कर दिया कि इन दोनों को क्या है जीत हासिल तो नहीं हुई, लेकिन इन दोनों ने क्या है अमर सिंह प्रथम को चावंड छोड़ने पर मजबूर किया। और क्या है ये अमर सिंह प्रथम अपने पूर्वजों की तरह पहाड़ियों में चले गए। कहां पर दोस्तों? पहाड़ियों में चले गए और चावंड को क्या है दोस्तों छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब चावंड को छोड़कर पहाड़ियों में चले गए दोस्तों, लेकिन इनका जो अभियान था वो अभियान क्या है असफल रहता है। अब 1613 ईस्वी आती है दोस्तों, तो 1613 ईस्वी में होता क्या है कि जहांगीर खुद अभियान पर निकलता है। अब दोस्तों होता क्या है वो देखना और समझना। परीक्षा के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से जो बने थे बिंदु वो मैंने बताए हैं। अब आगे जो घटना है उसको भी देखते हैं, समझते हैं हम। दोस्तों देखना 1613 ईस्वी के अंदर, अब 1612 ईस्वी तक क्या है जहांगीर को क्या है दोस्तों सफलता नहीं मिली। तो 1613 ईस्वी के अंदर जो जहांगीर है 1613 ईस्वी में स्वयं खुद दोस्तों क्या है दिल्ली से सेना लेकर निकलता है। जो दिल्ली से क्या है दोस्तों शाही सेना लेकर निकलता है। दिल्ली से सेना लेकर कहां की ओर? मेवाड़ की ओर निकलता है। मेवाड़ अभियान के लिए निकलता है। मेवाड़ अभियान के लिए निकलता है सेना लेकर दोस्तों। अब देख लो दिल्ली के शासक को सेना लेकर निकलना पड़ा मेवाड़ के राजा अमर सिंह को अपने अधीन करने के लिए दोस्तों। और निकले कब? 1613 ईस्वी में निकले। दिल्ली से निकले हैं सेना लेकर। दिल्ली से दोस्तों कहां तक? अजमेर पहुंचे। दिल्ली से कहां तक दोस्तों? अजमेर पहुंचे। और अजमेर पहुंचकर ये भाई साहब वहां पर विश्राम करते, और विश्राम करने के बाद जब बैठक होती है इनकी, तो ये कहते हैं कि अब अजमेर से आगे क्या है मैं नहीं जाऊंगा मेवाड़। क्या कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा मेवाड़, मैं तो जाऊं ने आज जाऊं ने काले जाऊं मेवाड़। मेवाड़ को अभियान किने खुरम ने करना है। मैं तो अजमेर रुकू और अटू शासन हमारू की खुरम कई कर रही हो मेवाड़ में। तो यानी कि अजमेर से कौन दोस्तों सेना का नेतृत्व करता है? अजमेर के बाद तो दोस्तों सेना का नेतृत्व खुर्रम करता है। कौन करता है दोस्तों? नेतृत्व खुर्रम करता है। और ये जो खुर्रम है दोस्तों, ये खुर्रम ही क्या है बाद में शाहजहां कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? शाहजहां कहलाता है। ये जो खुर्रम है ये शाहजहां कहलाता है बाद में। पहले इसका नाम खुर्रम था, फिर इसे क्या है शाहजहां कहने लगे। तो अब अजमेर से सेना का नेतृत्व कौन करता है? खुर्रम करता है। तो खुर्रम कहां पर? मेवाड़ आता है दोस्तों। कहां आता है खुर्रम? मेवाड़ आता है। मेवाड़ आने के बाद दोस्तों 1613 ईस्वी के अंदर, 1613 ईस्वी में इसने दोस्तों एक तो चावंड पर, किस पर दोस्तों? चावंड पर, और एक दोस्तों किस पर? मेदपुर पर अधिकार कर लिया। जो मेदपुर है दोस्तों, इस मेदपुर पर और दोस्तों किस पर? इस चावंड पर इसने क्या है दोस्तों अधिकार कर लिया। क्या कर लिया दोस्तों? अधिकार कर लिया। क्या कर लिया दोस्तों? अधिकार कर लिया। अब बात समझना दोस्तों कि 1613
1613 ईस्वी के अंदर जहांगीर ने दिल्ली से सेना लेकर मेवाड़ अभियान पर निकला, अजमेर आया, अजमेर के अंदर रुका और रुक कर क्या है अपनी जो नई रणनीति थी वो रणनीति ये बनाई कि अब अजमेर से जो आगे है वो सेना लेकर कौन जाएगा, खुर्रम जाएगा, जो किसका, अपने जहांगीर का पुत्र था, इसका नाम शाहजहां भी है। ये सेना लेकर कहा, मेवाड़ अभियान पर जाएगा, मेवाड़ जाएगा। जिस प्रकार से अकबर ने जहांगीर को अभियान पर भेजा उसी प्रकार से जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को, शाहजहां को अभियान पर भेजा। लेकिन इस बार शाहजहां सोचता है, खुर्रम सोचता है कि मैं पहली बार मेवाड़ अभियान पर जा रहा हूं। मेरे पिताजी ने क्या है मेवाड़ अभियान उन्होंने 2 बार किया था, एक तो दोस्तों 1599 ईस्वी के अंदर, एक 1603 ईस्वी के अंदर इन्होंने अभियान किए। उनमें से 1599 में क्या है सफलता मिली थी और ये क्या है अभियान अधूरा ही रहा था। क्या रहा दोस्तों, अधूरा रहा था। तो ये बात शाहजहां सोचता है कि मुझे मेरे पिताजी की तरह ना करके मुझे मेवाड़ अभियान पर जाना है और मेवाड़ के अंदर क्या है संधि करनी है, मेवाड़ को अधीन करना है, मेवाड़ को क्या है मुगलों के अधीन लाना है। तो ये बात शाहजहां सोचता है और सेना लेकर कहां पर, मेवाड़ अभियान पर निकल जाता है। 1613 ईस्वी के अंदर मेवाड़ आता है। मेवाड़ के अंदर पहले तो ये मेवाड़ की राजधानी पर अटैक करता है, लेकिन वहां पर इनको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मेवाड़ की जो राजधानी चावंड है, इस चावंड को छोड़कर अमर सिंह कहां, पहले ही जंगल पहाड़ी इलाकों में चले गए थे। राजा बासु ने और दोस्तों किसने, अब्दुल्ला ने उनको इतना मजबूर और विवश कर दिया, तो पहले ही क्या है अमर सिंह जी चले गए, सचेत हो गए, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि जहांगीर मानने वाला नहीं है। तो उसको मनाने के लिए क्या है पहले ही छोड़ के चले गए, ताकि क्या है अपन अपनी स्थिति परिस्थिति को संभाल सके। ठीक है, तो चावंड और मेदपुर पर अधिकार किसने दोस्तों, खुर्रम ने कर लिया। अब जब अधिकार कर लिया दोस्तों, और उधर होता क्या है, तो अधिकार कर लिया और ये यहीं पर रुकता है, अधिकार करने के बाद जाता नहीं, क्योंकि शाहजहां को पता है कि 1599 ईस्वी में उटाला किले पर, किस पर दोस्तों, उटाला किले पर जहांगीर ने अधिकार किया, अधिकार करके दिल्ली चला गया। तो पीछे से अमर सिंह ने, किसने, अमर सिंह ने वापस उटाला किले को जीत लिया। तो ये गलती अब शाहजहां नहीं करने वाला है। क्या नहीं करने वाला है, ये गलती कि मैं जब तक इस मेवाड़ को अधीन नहीं कर लेता तब तक मैं मेवाड़ छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। जिस प्रकार से मेरे पिताजी ने छोड़ा था, अब मैं नहीं छोड़ने वाला। तो यानी कि 1613 से ये मेवाड़ के अंदर इतना भयंकर कुछ ना कुछ करता रहता, जिससे क्या है मेवाड़ की जनता परेशान हो जाती है, साथ ही साथ जो मेवाड़ की आर्थिक स्थिति है वो भी क्या है दोस्तों कमजोर हो जाती है। तो क्या है 1613 ईस्वी के बाद दोस्तों मेवाड़ के अंदर शाहजहां ने क्या है दोस्तों इतना व्यवस्था फैला दी इसने अपनी, कि मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति थी वो कमजोर होने लगी, क्योंकि मेवाड़ की शासन व्यवस्था कहां से चल रही थी, जंगल में रहकर चलाई जा रही थी, और उनके पास दोस्तों आर्थिक धन नहीं पहुंचेगा, जो आर्थिक रूप से सहायता पहुंचती है, आर्थिक जो लाभ है वो नहीं पहुंचता है। तो जब वो पहुंचता ही नहीं है तो मेवाड़ की स्थिति, आर्थिक स्थिति कमजोर होने वाली है। तो कमजोर होकर अमर सिंह ने क्या निर्णय लिया वो देखते हैं हम दोस्तों। बात को आगे देख रहे थे हम, बात ये देख रहे थे कि जो जहांगीर का पुत्र दोस्तों कौन है, खुर्रम दोस्तों, कौन है, खुर्रम, जिसे हम शाहजहां भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शाहजहां भी कहते हैं। ये जो खुर्रम शाहजहां है, ये दोस्तों क्या है, एक तो चावंड पर अधिकार कर लिया, चावंड के साथ ही साथ दोस्तों किस पर, मेदपुर पर अधिकार कर लिया दोस्तों। क्या कर लिया, अधिकार कर लिया इन दोनों पर। ठीक है, तो चावंड दोस्तों ध्यान रखना मेवाड़ की जो राजधानी है, वो राजधानी कब बनी दोस्तों, तो ये बनी थी 1585 में, और रही कब तक, तो 1613 ईस्वी तक, क्योंकि 1613 ईस्वी के अंदर ही अधिकार किया था। ठीक है, 1613 में अधिकार किया, तो ये राजधानी लगभग 28 वर्ष तक रही थी। हमने ये बात पहले भी की है और अब भी कर रहे हैं। अब दोस्तों ये जो खुर्रम, ये शाहजहां है, ये इसको एक बात पता चली है कि अगर मेवाड़ को अधीन करना है तो मेवाड़ में मुझे लंबे समय तक रुकना पड़ेगा, और मेवाड़ की क्या है जो घेराबंदी है,
सैनिकों द्वारा हमारी वो उसको बढ़ानी पड़ेगी और करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये क्या रहा, हमारा मेवाड़ रहा। और इस मेवाड़ की दोस्तों क्या है, घेराबंदी करता है। कौन करता है दोस्तों, खुर्रम घेराबंदी करता है। क्या करता है दोस्तों, घेराबंदी करता है। और ये जो घेराबंदी है दोस्तों, ये लंबे समय तक करता है। कितने समय तक दोस्तों, लंबे समय तक। यानी कि मेवाड़ जब तक दिल्ली के मुगलों का अधीन नहीं हो जाता तब तक मैं मेवाड़ को छोड़ने वाला नहीं। शाहजहां क्या है, एक ही उद्देश्य से आया था कि जब तक मैं मेवाड़ को अधीन नहीं कर लेता तब तक मेवाड़ को मैं छोड़ने वाला नहीं, या मेवाड़ के साथ हमारी संधि नहीं हो जाती, दोस्ताना व्यवहार नहीं हो जाता, तब तक मैं मेवाड़ को छोड़ने वाला नहीं हूं। यानी कि संधि करवाने के लिए, मजबूर करने के लिए मेवाड़ के शासक को, तो इसने क्या किया, लंबे समय तक घेराबंदी की। अब लंबे समय तक घेराबंदी की दोस्तों, तो मेवाड़ के शासक कौन है, अमर सिंह है। अब जब अमर सिंह दोस्तों क्या है, इससे परेशान होने लगे, क्योंकि ये घेराबंदी करने लगा, तो मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति थी दोस्तों, उसमें भी कमी आएगी। क्या आएगी, आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। अब आर्थिक स्थिति कमजोर क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि मेवाड़ के जितने भी ऐसे किले थे वहां पर ये शासन करने लग गया, धीरे धीरे अपना अधिकार वापस करने लगा, और क्या है, घेराबंदी कर ली मजबूत। तो जो आर्थिक व्यवस्थाएं चल रही थी उसमें कमी आई, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई मेवाड़ की वापस। वही स्थिति हुई जो हल्दी घाटी के युद्ध के समय हुई थी। लेकिन हल्दी घाटी युद्ध के समय तो कौन थे, हल्दी घाटी युद्ध के बाद तो बामासा और ताराचंद दोस्तों कहां से, मालवा से धन लूट कर लाए थे, और स्वयं खुद का जो धन था वो भी मिलाकर क्या है, महाराणा प्रताप को दिया। अब बात यहाँ पर ये पहुंचती है अमर सिंह के पास कि आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई तो करे क्या। लेकिन ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, भूखा रहना पड़े तो भूखा रहेंगे, नंगा सोना पड़े तो नंगा सोएंगे, बिना बिस्तर के चलेगा, नंगे पेड़ चलना पड़े तो चलेंगे, लेकिन क्या है, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अधीनता स्वीकार करते हैं, अभी तो हम खुद शासक हैं, लेकिन अधीनता स्वीकार करते हैं तो फिर हम क्या है, उनके सामंत बन जाएंगे, उनके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि नहीं करेंगे। लेकिन इनके जो मंत्रिमंडल थे वो क्या है कि वो इनको विवश कर देते हैं, और अमर सिंह जी अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर क्या करते हैं दोस्तों, अपने इच्छा के विरुद्ध जाकर ये दोस्तों, एक तो हमारे हरिदास जाला को, किसको दोस्तों, अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर इनका जो मंत्रिमंडल था अमर सिंह जी का, वो उन्होंने कहा कि आप अब कुछ भी करें, हम आपका साथ नहीं देने वाले, क्योंकि हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उन परिस्थितियों से निकलने का एक ही माध्यम है, वो है कि हम मुगलों की क्या है, अधीनता स्वीकार कर लें, या फिर मुगलों के साथ संधि जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। तो दोस्तों होता क्या है कि अमर सिंह जी अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर हरिदास जाला व शुभकरण को, किसको दोस्तों, शुभकरण को दोस्तों क्या है, शुभकरण को दोस्तों कहां पर, संधि की बात करने के लिए, शुभकरण को, इन दोनों को संधि की बात करने के लिए दोस्तों कहां पर, गोगुंदा भेजते हैं। कहां भेजते दोस्तों, अब आप सोचोगे कि ये जो खुर्रम है वो तो दोस्तों चावंड और मेदपुर अधिकार कर लिया दोस्तों, तो ये अधिकार करके एक जगह नहीं रुका, ये कहां पर, गोगुंदा था उस समय, जब बात करने के लिए दोस्तों अमर सिंह ने अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर हरिदास जाला और शुभकरण को संधि की बात करने के लिए भेजा, तब ये गोगुंदा था। गोगुंदा कौन था दोस्तों, खुर्रम था। खुर्रम के पास बात पहुंची है, हरिदास जाला और शुभकरण लेकर बात पहुंचे कि हमारे महाराणा, मेवाड़ के महाराणा आपसे संधि की बात करना चाहते हैं, आपसे संधि करना चाहते हैं। तो खुर्रम क्या कहता है कि मैं भी क्या हूं, इस बात से खुश हूं कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी हमसे क्या है, संधि करना चाहते हैं, लेकिन ये संधि हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसकी अनुमति मैं अपने पिताजी से लेकर आपको बताता हूं। तो अब खुर्रम क्या है, अनुमति लेता है, और अनुमति लेने के लिए दो व्यक्ति को ये भी कहां पर, अजमेर भेजता है, क्योंकि इसका पिता कहां पर था, अजमेर था। तो अब अजमेर किसको भेजता है दोस्तों, वो देखते हैं। एक तो मुल्ला शुक्रला
सिराजी नाम है, एक सुंदर दास नाम आता है, उन दो व्यक्ति को बेचता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों, एक बार हम देख लेते हैं कि जो संधि वार्ता दोस्तों, संधि वार्तालाप के लिए कौन किसको भेजता है देखते हैं दोस्तों। तो पहले अमर सिंह जी की हम बात कर चुके हैं, तो अमर सिंह जी को देख लेते हैं कि अमर सिंह जी ने किसको भेजा था। तो अमर सिंह जी ने हरिदास को भेजा था, और हरिदास जाला के साथ साथ दोस्तों किसको, शुभकरण को भेजा था। किसको भेजा था दोस्तों, शुभकरण को भेजा कि आप दोनों जाओ और जाकर क्या है, खुर्रम से बात करो। खुर्रम कहां पर था दोस्तों, गोगुंदा था। कहां था, गोगुंदा था। और गोगुंदा जाकर ये किससे, खुर्रम से मिलते हैं। जो खुर्रम कौन है, शाहजहां है। यानी कि ये शाहजहां से मिलते हैं और बात करते हैं कि हमारे जो मेवाड़ के राजा महाराजा महाराणा जो है वो क्या है, आपसे संधि करना चाहते हैं। तो ये बात क्या है, खुर्रम के पास पहुंचती है। तो खुर्रम कहता है कि इसकी जो बात है कि संधि करना चाहता है, अच्छी बात है, हम भी करना चाहते हैं संधि, लेकिन ये संधि हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस संधि के बारे में क्या है दोस्तों, मेरे पिताजी बताएंगे। अब मेरे पिताजी मतलब शाहजहां कह रहा है कि मेरे पिताजी से पूछ के बताऊंगा कि शाहजहां वो अपने पिताजी को पूछने के लिए दोस्तों अजमेर भेजता है। कहां पर दोस्तों, दो व्यक्तियों को अजमेर भेजता है। किन किन को भेजता है दोस्तों, एक का नाम तो है मुल्ला शुक्रला। क्या नाम है दोस्तों, मुल्ला, एक ही नाम चल रहा है दोस्तों, शुक्रला सिराजी दोस्तों, मुल्ला शुक्रला सिराजी। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक भेजता है, किसको भेजता है दोस्तों, सुंदरदास को भेजता है। मुल्ला शुक्रला सिराजी व सुंदरदास को कहां पर दोस्तों, इन दोनों को अजमेर भेजता है। दोनों को कहां पर, अजमेर भेजता है कि आप अजमेर जाओ और अजमेर से मेरे जो पिताजी है जहांगीर, हमारे दिल्ली के शासक, उनसे आप कहा मिल के आओ और उनको कहो कि अमर सिंह जी जो है मेवाड़ के राजा महाराजा, वो संधि करने के लिए क्या है, तैयार है। क्या है, संधि करने के लिए तैयार है। तो हमें भी संधि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जहांगीर ने कहा कि आप जाइए और शाहजहां को बोलना कि संधि कर ले। क्या कर ले दोस्तों, संधि कर ले, और संधि अपने अनुसार कर ले, जैसा उसे उचित लगे उस प्रकार से वो संधि के नियम बना सकता है। जिस प्रकार से उसे समझ में आए कि ये शर्त होनी चाहिए, उस शर्त के माध्यम से क्या है, ये संधि कर ले। ठीक है, जहांगीर ने क्या कहा शाहजहां को कि आप संधि कर सकते हो, आपके अनुसार कर लेना, क्योंकि ये जो संधि वाला काम मेवाड़ को अपने अंदर काम करवाना, ये काम आपने किया है, तो अब संधि करना और शर्त क्या होनी चाहिए ये भी आप ही फैसला करोगे। तो ये बात हो जाती है दोस्तों। अब जो संधि होती है, संधि की जो शर्तें हैं वो हम आने वाली क्लास के अंदर देखेंगे दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, क्या वो समझ में आ रहा है? यदि आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए, और कुछ नया परिवर्तन करना हो तो भी बताइए दोस्तों, वो भी करेंगे, क्योंकि परिवर्तन करेंगे तभी ही क्या है हम आगे बढ़ पाएंगे। मेरा काम है कि इतिहास को आपको क्या है थोड़ा सा खोल कर पढ़ाऊं, जिससे क्या है परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो आप कर पाओ दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। जय श्री कृष्णा।